ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪೆಸೆಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಸಹ ನೆಟ್ಟರು. ಆನಂತರ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ BY ರಾಘವೇಂದ್ರ, PS ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ SY ಅರುಣಾದೇವಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. किया, इसके लिए मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से श्री BY राघवेंद्र जी इस क्षेत्र के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मणिपुर नेशनल एंड सोशल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संस्थान के इस छोटे से कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से श्री BY राघवेंद्र जी इस क्षेत्र के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंच पर विराजमान बहन अरुणा देवी जी, सांसद जी के सुपुत्र भाई सुभाष बिहार जी, डॉक्टर नागराज जी,
डॉक्टर चैतन्य कुमार जी, अन्य गुरुजन, सभी शिष्य छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, नमस्कार। तमें हार्दिक स्वागत। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, उज्जैन जिले के नागदा का निवासी हूँ, हिंदी भाषी हूँ। कर्नाटक राज्य में आकर के बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और कन्नड़ सीखने का प्रयास भी कर रहा हूँ। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि कर्नाटक देश के समृद्ध राज्यों में से किसी भी क्षेत्र में ले लो, भारत के श्रेष्ठ राज्यों में से कर्नाटक है। इलेक्ट्रॉनिक में ले लो, एजुकेशन में ले लो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कार्यों को लेकर के ले लो, विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाला देश है, राज्य है। निश्चित रूप से ये शिक्षा का भी हब है और इस संस्थान में, जैसा मुझे सांसद महोदय ने बताया है, इसका मतलब है लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, इस प्रकार के काम करने का प्रयास इस संस्था द्वारा किया जाता है। मैं राघवेंद्र जी से पिछले 8-10 वर्षों से परिचित हूँ। वैसे तो बहुत पहले से हूँ। मैं जब कर्नाटक का 2 बार उस्तुवारी रहा पार्टी का, तब से ही छोटा मोटा परिचय हुआ है। परंतु सांसद के रूप में मैंने राघवेंद्र जी की सक्रियता देखी है, जीवंतता देखी है। मैं ये कह सकता हूं कि विकास पुरुष के रूप में वो इस क्षेत्र का विकास करने के काम में लगे रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी भी है कि कर्नाटक राज्य के विकास में शिमोगा की अहम भूमिका है, क्योंकि यहां से मेरी जानकारी अनुसार 3 मुख्यमंत्री रहे हैं और इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने कर्नाटक के प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। मुझे कहा गया कि जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके बारे में आप कुछ कहें। निश्चित रूप से देश की आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के शिक्षाविदों से, गुरुजनों से, प्रबुद्धजनों से जो शिक्षा प्रणाली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उनके अनुभव लेकर के नई शिक्षा नीति बनाई है। और मुझे इस बात की भी खुशी है, कर्नाटक सरकार को बधाई देता हूं कि इस नई शिक्षा नीति को एडॉप्ट करने का काम सबसे पहले कर्नाटक सरकार ने किया है। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं
उन सब राज्यों की तुलना में कर्नाटक ने इसको पहले एक्सेप्ट किया है और इस पर इम्प्लीमेंट भी प्रारंभ कर दिया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है। इसकी मुख्य विशेषता भारतीयता से ओतप्रोत शिक्षा, देशभक्ति के लिए शिक्षा, सद्गुण प्राप्त करने वाली शिक्षा, गुरु और शिष्य के बीच में मधुर संबंध हो, शिष्य गुरु का आदर करे, गुरु शिष्य का सम्मान के साथ शिक्षा कार्य करने का काम करे, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है और इस प्रकार की व्यवस्था की महती आवश्यकता देश की शिक्षा नीति में होनी चाहिए कि ऐसा लंबे समय से अनुभव किया जाए। इसकी एक विशेषता और है जो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में हजारों भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य की भाषाएं हैं, पर अलग अलग राज्यों में भी 50-100 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद उस भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। जितने राज्य हैं उन सब राज्यों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इस नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया गया है, जिसकी महती आवश्यकता थी। प्रारंभिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा और इतना ही नहीं तो उच्च शिक्षा, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल लाइन की हो, टेक्नोलॉजी लाइन की हो, उसमें भी क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई से छात्र जितने अच्छे ढंग से समझ पाते हैं वो एक अच्छी बात है और इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की मदर टंग, मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर प्रदान करें और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि सभी राज्यों ने इस लाइन पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। कुछ लोगों की धारणा है कि अंग्रेजियत और अंग्रेजी पढ़ने से ही हम वैज्ञानिक बन सकते, इंजीनियर बन सकते, डॉक्टर बन सकते, परंतु ये उतना सही नहीं है जितना लोगों की धारणा है। आप जापान में जाओ, जापानी भाषा बोलते हैं और दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक मामलों में वो अग्रणी देशों में है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर। चीन में चाइनीज भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी भाषा बोली जाती है। अब इन सब देशों ने अपनी भाषा का उपयोग करते हुए भी विकसित राष्ट्रों में 1 से 6 तक अपना स्थान बनाया है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी भाषा में भी सभी प्रकार की पढ़ाई करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। मुझे केवल इतना कहा था कि हमारे संस्थान में आकर के आपको एक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना है, तो मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। परंतु यहां आया तो पता लगा कि ये कार्यक्रम है और मुझे इस नई शिक्षा नीति पर बोलना भी है। अब मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं, फिर भी हमारे यहां प्राचीन संस्कृति से, प्राचीन परंपरा से
जो शिक्षा प्रणाली रही है वो सारे दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वैज्ञानिक आधार भारतीयों ने दिया, गणित का आधार भारतीय